हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके देख सकते हो। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो ये सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सब चीज़ें आप जाके वहाँ से ले सकते हो। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? एआरई स्ट्रेस फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया। इसमें क्या करना है, आपका सिंपल आएगा स्टेट एंड प्रूव एआरई स्ट्रेस फंक्शंस क्या होता है, या एक्सप्लेन्स एआरई स्ट्रेस फंक्शंस, ये आएगा आपके एग्जाम में लिखा हुआ। तो आपको क्या लिखना है, ये पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन टाइप में लिखना चाहिए कि इसका होता क्या है। क्या लिखोगे आप सब लोग? इन ए प्लेन इलास्टिसिटी। इसमें क्या है, थोड़ा 11th-12th की फिजिक्स यूज होगी बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मतलब एक प्रकार से फिजिक्स हमारी। ठीक है। इन ए प्लेन इलास्टिसिटी द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम रहेगी, कैन ऑलवेज बी रिड्यूस, हमारी क्या होगी, हमेशा रिड्यूस होती जाएगी टू द स्टडी इन केस ऑफ बॉडी फोर्स आर एब्सेंट। हम इसमें करेंगे कि जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन प्लेन इलास्टिसिटी में जो हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, वो ऑलवेज रिड्यूस होगी। कब? जब उसमें जो बॉडी फोर्स है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जो हमारी ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी किसमें, प्लेन इलास्टिसिटी की इक्वेशंस में। तब क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेज, जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, किसमें जब बॉडी फोर्स हमारा क्या है, एब्सेंट है, उसमें क्या रहेगी, इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस एज वेल एज इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेन। यहाँ पे दो है हमारा, एक तो प्लेन स्ट्रेस है, एक प्लेन स्ट्रेन है। ये सब फिजिक्स के वर्ड है बेटा। जब हमारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, क्या है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कब? जब बॉडी एब्सेंट है, बॉडी फोर्स क्या एब्सेंट है, तो हमारी प्लेन स्ट्रेस की और प्लेन स्ट्रेन की इक्वेशन क्या होगी, टी अल्फा बीटा। क्या है, टी अल्फा बीटा कोमा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये टी के नीचे है बेटा, अल्फा बीटा ये ऐसे है, इज इक्वल टू 0। जब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होगी, जब बॉडी फोर्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो उस केस में जो प्लेन स्ट्रेस की इक्वेशन है और प्लेन स्ट्रेन की इक्वेशन है वो ये होगी। अल्फा और बीटा क्या रहेगा, 1 और 2 वैल्यू रहेगी हमारी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल जर्नल चाहिए थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ठीक है। अब क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 एंड 2 है, दोनों की वैल्यू क्या है, 1 एंड 2 है हमारी। अभी हमें अल्फा क्या है, हमने पहले क्या वैल्यू है हमारी, अल्फा बीटा, बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 और 2 है, सेम वैल्यू है दोनों की, अल्फा बीटा 1 2। अभी हम अल्फा क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो अल्फा 1 बीटा एज इट इज, बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी पहले क्या करना है हमें, हम पहले मान लेते हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या 1 है, तो बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 1 1 हो जाएगा। प्लस में अभी प्लस होगा इसमें, क्योंकि हमें बीटा क्या 2 भी है, हमारा बीटा क्या 2 भी है, तो t1 हमने यहाँ पे अल्फा मान के चलिए कि 1 ही ले रहे हैं हम, लेकिन बीटा की दो वैल्यू, एक बार 1 है और बीटा की वैल्यू 2 भी है, तो हमने 1 तो एक बार कॉमन ले लिया कि 1 तो हमारी पहले है, बीटा की एक बार 1 ले लिया, एक बार यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, तो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब दूसरे केस में क्या किया कि बीटा अल्फा की वैल्यू को हमने 2 ले लिया, बीटा को एज इट इज रहने दे, इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमारा। अब 2 1 है, एक बार बीटा को 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, फिर बीटा को क्या है, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये हो गई हमारी। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकते हो। अभी ये बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझना बेटा। अभी आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये 1, ये वाला 1, ये वाला 2 क्या है, ये वाला 1 और ये वाला 2 क्या है, ये वाले जो राउंड कर रहा हूँ ये क्या है भाई, इन्हीं का यूज अभी बताऊंगा ये कि है क्या चीज़। यहाँ एक्चुअल में आपको डाउट होगा कि ये है क्या, तो अभी ये इक्वेशन सोल्व हो गई, तो ये क्या मतलब है उनका, अभी नीचे देखो आप। देन दी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, करली डी करली अपॉन करली x1 t11 प्लस करली अपॉन करली x2 t12 इज इक्वल टू 0, करली अपॉन करली x1 t21 प्लस करली x2 t2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, जो यहाँ पे क्या था हमारा t11 1, ये बोल रहा है कि जो t11 है उसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x1। अगला क्या था, t12 इज इक्वल टू 2, ये बोल रहा है कि t12 का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है करली की रेस्पेक्ट में कि x2 की रेस्पेक्ट में। ये इसका मतलब है 1 का मतलब है x1 की रेस्पेक्ट में, इस 2 का मतलब है x2 की रेस्पेक्ट में, मैंने वही लिख दिया। इसका मतलब क्या था
कि हमें T1 का डिफरेंशिएशन करना है करली में, क्योंकि डिफरेंशिएशन और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन नहीं लेना, करली में लेना, करली डिफरेंशिएशन नहीं करना, करली में करना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन, करली का मतलब क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। डी का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। करली हमारा किस में आता है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। तो करली हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब क्या है, T11, 1 का मतलब है कि T11 का हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में। तो मैंने पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया, डी करली अपॉन करली x1 किसका, T11, इसको हमें सेम लिख दिया। अब नीचे भी 2 1 का हमें करना है, वही x1 और x2। बताओ ये दोनों इक्वेशन आगे, चौथी और पांचवी कैसे बनी। अभी इनका भी मतलब समझ में आ गया, 1 और 2 का मतलब क्या है। ये तो चौथी और पांचवी हमें ये दो इक्वेशन प्राप्त हो गई है यहाँ से। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी क्या बोल रहा है, जो इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 विल बी सेटिस्फाई, इक्वेशन 4 सेटिस्फाई करेगी इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन ए। इक्वेशन 4 सेटिस्फाई करेगी इसको, ये इसको सेटिस्फाई करेगी अगर कोई फंक्शन हमारा ए एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ए कर रहा है, सच दैट जो हमारा T11 की वैल्यू क्या होगी, करली ए अपॉन करली x2, और T12 का वैल्यू क्या होगा, माइनस करली ए अपॉन करली माइनस करली ए अपॉन करली x1। क्या बोल रहा है, जो इक्वेशन 4 है वो हमारी सेटिस्फाई करेगी। कब सेटिस्फाई करेगी, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो फंक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा, ए एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा T11 किसके इक्वल होगा, और T12 इन दोनों का इक्वल होगा। जब भी हमारा कोई फंक्शन ए एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, वो तो हमारी T11 की वैल्यू ये होगी, T12 की ये वैल्यू होगी। तो हमारा कोई फंक्शन ए एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे। अब T11 की वैल्यू T12 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये पे इक्वेशन 4 में पुट कर दो। जब इक्वेशन 4 में हमने यहाँ पे हमारा क्या था, T11 था, और यहाँ पे क्या था हमारा T22 था, दोनों वैल्यू पुट कर दी। जब इनको पुट किया, सोल्व किया, तो आपको पता है करली x अपॉन करली ए अपॉन करली x या करली y है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y। तो इसको क्या लिखोगे, करली ए अपॉन करली x करली y। तो यहाँ पे क्या थे, x1 x2 थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a करली क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर हो जाएगा। तो करली ये T11 की वैल्यू पुट, T22 की वैल्यू पुट की, तो करली अपॉन करली x1, अंदर क्या है, करली ए अपॉन करली x2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली स्क्वायर ए अपॉन करली x1 x2। सिमिलरली यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे करली स्क्वायर ए हो जाएगा, करली x2 करली x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई हमारी यहाँ से। अभी सिमिलरली काम हमारा 4th में किया था, अभी 5th में करेंगे। 5th में भी कोई सेम एक फंक्शन है, ए एग्जिस्ट करेगा, तो वहां से हमारा T12 2 1 और T22 की वैल्यू एग्जिस्ट कर लेंगे। सिमिलरली देखो, सिमिलरली इक्वेशन 5 विल बी सेटिस्फाई देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन बी। वहां पे कोई फंक्शन ए एग्जिस्ट किया था, यहाँ पे कोई फंक्शन बी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा T21 इसके इक्वल होगा और T22 हमारा इसके इक्वल होगा। तो इनकी वैल्यू सेम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आगे बताओ। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। नाउ हम जानते हैं Tij, ये क्या है, Tij सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सभी को पता है, क्लास 12th का टॉपिक है मैट्रिक्स, मैथ में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सभी को पता है, ज्यादा समझाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। Tij इज इक्वल टू सिमेट्रिक, मतलब क्या है, T सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब T12 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, T21 के इक्वल हो जाएगा। जब नंबर ऑफ रोज 1 आगे क्या होता है, रो होता है, पीछे क्या होता है, कॉलम होता है। जब रो आगे ये हमारा इसके इक्वल हो जाए तो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। ये सभी को कॉमन सेंस क्लास 12th का टॉपिक है। तो अभी T12 हम किसके इक्वल ले रहे थे, देखो T12 किसके इक्वल ले रहे थे, T12, ये T12 की वैल्यू थी, पुट कर दो वहां पे, पुट किया। यहाँ पे T21 की वैल्यू क्या थी, या ये थी, यहाँ पे पुट कर दो, कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा डी करली ए अपॉन करली x1 इज इक्वल टू करली बी अपॉन करली x2। ये हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ये कहाँ से आई, ये हमें पता है कि Tij क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक होता है। Tij सिमेट्रिक होता है तो ये इसके इक्वल होता है। तो T12 की वैल्यू पुट कर दी, T21 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये हमारा इसके इक्वल होता है, ये यहाँ से आ गया। अब बोल रहा है इक्वेशन 6 है वो सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन 6 विल बी सेटिस्फाई इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन u। कोई u फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे कब करेगा, 6 इक्वेशन सेटिस्फाई जब करेगा जब कोई फंक्शन u होगा। और u कब आएगा, जब हमारा a इसके इक्वल होगा और b हमारा करली u अपन करली x1 के बराबर होगा। ठीक है, हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई।
अभी ए और बी की वैल्यू को, बेटा यहाँ से क्वेश्चन अभी बिल्कुल दी एंड है हमारा टॉपिक का, आप समझने की कोशिश करना। हमें यहाँ पे यू की ही जरूरत थी। पुट वैल्यू ए एंड बी, हमें ये ए एंड बी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? हमारा T11 निकाला था थोड़ी देर पहले, देखो मैं बता देता हूँ बेटा आपको। ये T21 निकाला था, T22 निकाला था, T11 निकाला था, T12 निकाला था। यहाँ पे हमारा ए था, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करो, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दो। ए और बी की वैल्यू ये है। ए पुट ए एंड बी इन T1, T21, T22, T12। T1 इसके इक्वल था, T12 इसके इक्वल था, T22 इसके इक्वल था। अब सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि T12 किसके इक्वल है? T21 के इक्वल है। तो इन दोनों की निकालने की जरूरत नहीं, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि हमारा ये तो दिया हुआ है। तो T11 इज इक्वल टू क्या है? करली ए अपॉन करली x2। ए की वैल्यू पुट कर दो, करली यू अपॉन करली x2। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसको क्या लिखेंगे? करली यू, करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे देखो बेटा x2 आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं x2, तो यहाँ पे क्या जाएगा? x2 का स्क्वायर। यहाँ पे सेम a की वैल्यू टेकी तो ये आएगा, T2 में हमें b की वैल्यू टेकी तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब a में ये सारी वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब क्या बोल रहा है? इन ए प्लेन इलास्टोस्टैटिक प्रॉब्लम, के प्लेन में हमारा कोई इलास्टोस्टैटिक प्रॉब्लम है, देन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर, जो हमारी ये है टी अल्फा बीटा, बीटा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा और बीटा क्या है? 1 एंड 2 है। ये हमें दिया हुआ था इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब कोई प्लेन में क्या है? इलास्टोस्टैटिक प्रॉब्लम है। तो क्या है कि हमारा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या है? जब प्लेन में ये सब इलास्टोस्टैटिक प्रॉब्लम आया तो ये इक्वेशन है, तो हमारा कोई फंक्शन u एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन u सच दैट, तो हमारा T11 इसके बराबर है, ये तो हमारा अभी हमने निकाल दिया, यही तो है, ये हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो u इज कॉल्ड क्या है? अरेंज्ड स्टेट फंक्शन। बेटा ये था आज का टॉपिक। अभी इसमें कुछ थोड़ा सा आपको एडिट करना है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको, यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो भी आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, थोड़ा और लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। द कंपेबिलिटी कंडीशंस इन टर्म ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट इन एब्सेंस बॉडी फोर्स आर गिवन बाय। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपेबिलिटी कंडीशन है कि स्ट्रेस जो कंपोनेंट है उसमें बॉडी फोर्स क्या है? एब्सेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें थीटा रहेगा, थीटा क्या रहेगा वहाँ? वेयर क्या है? थीटा इज इक्वल टू T11 प्लस T22। या थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू क्या है? T11 प्लस T22, ये वैल्यू पुट कर दी। अब T11 की वैल्यू आपको पता है ये है, T22 की वैल्यू क्या है? ये है, दोनों पुट कर दो, दोनों पुट कर दिया। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है? 0। अब ये सभी को पता, छोटी क्लासेस पढ़ते जा रहे हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेल स्क्वायर यू के इक्वल हो जाएगा। डेल स्क्वायर यू ब्रैकेट डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा? डेल 4 स्क्वायर यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस मीडियम डेल 4u इज इक्वल टू 0 इज बाई हार्मोनिक इक्वेशन। क्या रहेगा? हर पॉइंट पे इस मीडियम में क्या रहेगा? डेल 4u इज इक्वल टू क्या रहेगा? बाई हार्मोनिक इक्वेशन रहेगा। और जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा, एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बाई हार्मोनिक फंक्शन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? बाई हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? गोसेट फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आज का। इसको हल्का सा रिवाइज करना है आपको, मैं मोटा मोटा यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जो एरिस्टन्स फंक्शन है, इसमें ये हमारी इक्वेशन गिवन है। इसमें हमें क्या करना है? एक बार अल्फा को 1 लेना है, एक बार बीटा को 1 एंड 2 पुट करना है, फिर अल्फा को एक बार 2 लेना है। जैसे यहाँ पे कि एक बार 1 लेना है, एक बार 2 लेना है, अल्फा को एक बार 1, एक बार बीटा को एक बार 1, एक बार 2, 1 और 2। फिर इसका मतलब क्या था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया था। तो ये हमारी चौथी और पांचवी इक्वेशन यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद क्या किया कि हमारा इक्वेशन 4 सेटिस्फाई करेगी, कोई फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा ए एग्जिस्ट ए कब करेगा? जब सच दैट हमारा T11 इसके इक्वल होगा, T12 इसके इक्वल होगा। दोनों वैल्यू को हमने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। सिमिलरली हमने इक्वेशन 5 पे सेम पुट करना है, कोई फंक्शन बी एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? जब ये हमारा T21 एंड T22 ये एग्जिस्ट, ये इसके इनके इक्वल रहेगा। इनकी वैल्यू हमें इक्वेशन 5 में पुट कर देनी, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। उसके बाद हमारे समय पता है कि Tij क्या होता है? सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? जब T12 हमारा किसके इक्वल होगा? T21 के इक्वल होगा, तो वो कंडीशन हमारी सिमेट्रिक कहलाएगी। तो T12 की वैल्यू हमारी ये थी, T21 की वैल्यू हमारी ये थी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब बोल रहा है 6 इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई करेगी जब इसके अंदर कोई फंक्शन u आ जाएगा। और u कब होगा? जब हमारा a इसके इक्वल होगा और b इसके इक्वल होगा। ठीक है, यह हमें थोड़ा अभी जो a और b की जो वैल्यू आई है, इनको हमें T11, T21, T22 और T12 में पुट कर देना है।
पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब बोला कि प्लेन अगर इलास्टोस्टैटिक प्रॉब्लम में है तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये थी हमारी, तो ये हमारी आ जाएंगी, तो u हमारी एवरेज स्ट्रेस फंक्शन है। अब कंपैरेटिव कंडीशन तो आपको आगे दिया हुआ, बिल्कुल ईजी, आप पढ़ सकते हो, बाकी उसमें है नहीं कुछ भी। तो एग्जाम में ये भी बाई हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, बाई हार्मोनिक इक्वेशन क्या होता है, ये भी 8 से 10 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में पूरा करके जाना, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बाई हार्मोनिक इक्वेशन या व्हाट इज द बाई हार्मोनिक फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि गॉस फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा अगला भी हमारा, उसको भी हम ध्यानपूर्वक आगे पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।